गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के विविध पक्षों पर चर्चा किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य पर आए हुए प्रश्नों को। पहले यूपीएससी के सवालों को देखेंगे और फिर यूपीपीएससी के सवालों को। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे। पहला जो सवाल है यूपीएससी 2019 का है कि व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धर्म का प्रयोग राजनीतिक अभ्युदय के रूप में किया। अब देखिए, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कीवर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए का मतलब ये होता है एक्सप्लेन इट का, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो बात प्रश्न में दिया हुआ है वो कैसे सही है उसकी सार्थकता को, उसी को एक्सप्लेन कर देना है। राइट, व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धर्म का प्रयोग राजनीतिक अभ्युदय के रूप में किया। धम्म नीति के संदर्भ में यह प्रश्न है। और आप जानते हैं कि सामान्यतः जो धम्म नीति है, धम्म नीति का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। तो यहाँ आपको धम्म नीति के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे चर्चा करनी है। और याद रखिए, इतिहास में हमने आपको समझ बढ़ाने के लिए शुरू से ही कहा है कि आप किसी भी पॉइंट के, किसी भी टॉपिक पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी संदर्भों को आप अच्छे से जान लें तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को हल करने में क्या रहेंगे, सफल रहेंगे। तो आइए देखें कैसे इस प्रश्न को क्या क्या बिंदु लिखना है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अशोक की जो ख्याति है वो महान शासक के रूप में है। और वो जो महान शासक है इसलिए जाना गया कि वो धम्म की नीति का उसने इंट्रोडक्शन किया था। क्लियर है। और धम्म की नीति भले ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में थी, लेकिन इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी थे। उन पहलुओं को ही आपको इस प्रश्न में उद्घाटित करना है कि वो कौन कौन से राजनीतिक पहलू थे जो धम्म की नीति के द्वारा साधे जा सकते थे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस समय धम्म, बहुत सारे संप्रदाय थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही आप देख रहे हैं। अगर राज्य में सामाजिक तनाव की स्थिति हो तो निश्चित रूप से राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए अशोक ने क्या किया कि धम्म नीति के माध्यम से एक सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, सभी धर्मों में क्या कहते हैं कि एक आपसी समझ स्थापित करने के लिए, समवाय स्थापित करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से इसका फायदा राजनीति में भी, राज्य को भी होना था। एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि धम्म नीति स्पेशली कलिंग की युद्ध के बाद लाया गया। कलिंग के युद्ध के समय तक अशोक की जो मौर्यों की नीति थी या जो मगध साम्राज्य की नीति थी वो क्या थी, रक्त एवं लौह की नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी, भेरी घोष की नीति थी। और जब कलिंग के युद्ध में उसने देखा कि व्यापक जनसंहार हुआ तो उसने सोचा कि इसका विकल्प एक धम्म की नीति के रूप में हो सकता है। और यह सफल भी रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि धम्म नीति के बाद कहीं भी कोई विद्रोह की सूचना हमको नहीं मिलती है। राइट, तो ये दो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हुआ। और एक तीसरा अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी हम लोग देखेंगे धम्म की नीति का। श्योर है। तो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक अभ्युदय में ये जो धम्म की नीति की जो पॉलिसी है वो क्या रही, काफी महत्वपूर्ण रही। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि देखिए कैसे इसके टेकअप किया जाए। कुछ शुरुआत कर दें, फिर आप लोग आगे इसको आगे बढ़ाइएगा। जैसे इसकी अगर शुरुआत करनी हो तो हम लिखेंगे कि अशोक की ख्याति एक महान शासक के रूप में रही है, एक महान शासक के रूप में रही है। उसकी यह महानता धम्म के नीति के संदर्भ में, धम्म के नीति के संदर्भ में मानी जाती है। यद्यपि
धम्म नीति का मुख्यतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था। सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य था, परंतु इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था, कम महत्वपूर्ण नहीं था। ये आपने इंट्रोडक्शन दिया, राइट। आइए देखते हैं कैसे इस पैरे को दूसरे पैरे से देखिए कैसे जोड़ा जाएगा कि वस्तुतः अशोक के समय तक विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर संघर्षरत रहते थे, परस्पर संघर्षरत रहते थे, जो कि राज्य के लिए चुनौती हो सकते थे। धम्म की नीति के द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा गया, इस समस्या का समाधान खोजा गया। श्योर। इसके अतिरिक्त धम्म की नीति का संबंध कलिंग युद्ध से भी था। कलिंग युद्ध से भी था। कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष की नीति त्याग दी गई। नीति त्याग कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर धम्म नीति लागू की गई। अब आप लोग यहाँ से आगे लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ट्रैक पकड़ लिया। आप ये लिखिएगा कि धम्म नीति राजनीति में अहिंसा का एक अभिनव प्रयोग था। आप जानते हैं
कि अहिंसा की बात बौद्ध धर्म, जैन धर्म सारे लोग करते हैं, लेकिन राजनीति में अहिंसा की जो बात है वो किसने किया? वो अशोक ने ही किया। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि यह एक अभिनव प्रयोग था, और जो धम्म नीति थी वो इस दृष्टिकोण से भी सफल रही, अशोक को सफल बनाई, क्योंकि धम्म नीति के लागू करने के बाद कहीं भी मौर्य साम्राज्य में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं दिखाई देता है। राइट, याद रखिएगा, धम्म नीति, आप ये भी लिख दीजिएगा कि यह उल्लेखनीय है कि धम्म नीति मौर्य प्रशासन की कमजोरी की नीति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें सेना की कमी की गई और ना ही कठोर दंड समाप्त किए गए। तो निश्चित रूप से ये इसके राजनीतिक अभ्युदय या राजनीतिक विशिष्ट राजनीतिक पहचान का एक उपकरण बड़ा धम्म की नीति। राइट, इतना लिखने के बाद आप फिर ये भी लिखेंगे कि धम्म नीति का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी था, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी था। एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था? जाहिर सी बात है, जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था वो ये था कि विदेशों में 13वें शिलालेख, बार बार मैं कहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए कि 13वें शिलालेख से पता चलता है, 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि उसने 5 यवन राज्यों के पास दूत भेजे थे और यह दावा किया था कि जिन स्थानों पर उसके दूत नहीं भी पहुंचे, उन स्थानों पर भी धम्म की नीति का पालन किया गया। राइट, हो सकता है यह अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन निश्चित रूप से इसके धम्म की नीति के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझा जा सकता है। और आप जानते हैं, श्रीलंका का उदाहरण भी जानते हैं कि श्रीलंका का शासक जो था, तिष्य था, वो इससे प्रभावित होकर के स्वयं अशोक की तरह से उसने देवानंपिय की उपाधि धारण की। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी देख लिया, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे, इस प्रकार धम्म की नीति ने अशोक को राजनीतिक पहचान बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही, या उसके राजनीतिक अभ्युदय में एक उसका विशिष्ट पक्ष रहा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। राइट, लगभग हमने 90% पोर्शन को तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। पहले सवाल को अगर आप देखें तो 90% हमने कवर अप कर दिया। बस आपको 10% इसलिए छोड़ दिया कि आप लोग इसको रीराइट करिएगा, अपने शब्दों में फिर से लिखिएगा। याद रखिएगा, ये मॉडल क्वेश्चंस एज सच रटे रह जाते हैं। इतिहास में समझ को बनाइए और फिर लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होता है। तो आप क्वेश्चंस लिखें, रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेंस में रिटन आपका ज्ञान नहीं जाता, आपका फैक्ट नहीं जाता, जाता है क्या? आपका लेखन जाता है। और लेखन क्षमता का विकास तभी होगा जब आप हमेशा स्टैंडर्ड प्रश्नों को ड्राफ्ट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। श्योर? राइट, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मौर्यों ने यदि एकात्मक राज्य तंत्र नहीं तो कम से कम एकात्मक और अधिक केंद्रित राज्य तो अवश्य अधिक केंद्रित राज्य तंत्र का निर्माण किया था? चर्चा करें, डिस्कस। शब्द जाल है, देखिए 2019 में भी यूपीएससी में आया, 18 में भी आया हुआ है। इसका मतलब है, और वैसे भी जब आप एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 सवाल पूछ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रश्न हर टॉपिक को टच किया ही जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य वैसे भी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए 19 में भी आया, 18 में भी आया, 17 में भी आया, तो आपको हर पक्ष बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए। अब देखिए, इसमें एकात्मक तंत्र है, एकात्मक और अधिक केंद्रित राज्य है, तो कई बार लगेगा कि सर शब्दों के जाल में हम फंस रहे हैं। वास्तव में इतना तो क्लियर आप जानते रहिए कि हमने ये जो सवाल है वो किस पे है? नेचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन।
मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन की प्रकृति पर है। जो हमने क्लास लिया है उस क्लास को देखिएगा। उस क्लास को अगर आपने यहाँ पे देखा हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बैच के स्टूडेंट्स हैं, उसे जरूर देखेंगे। वहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ऐसा सच रखा हुआ है। वास्तव में लिखना क्या है कि जो मौर्यों का शासन था उच्च स्तरीय केंद्रीकृत था, जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने बनाया। सैद्धांतिक आधार कौटिल्य का था और व्यवहारिक जामा चंद्रगुप्त मौर्य का था। वो उच्च स्तर का केंद्रीकरण था, एकात्मक केंद्रीकृत शासन था वो, राइट। अब देखना यह है कि वास्तव में क्या वो केंद्रीकृत था। उस एकात्म केंद्रीकरण की अवधारणा पर दो शोध आए, एस वेंगार्ड लेविन और फुशमैन के आए, और उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण के तत्व भी थे। और फिर इस प्रश्न को उठाने के बाद एक नई थीसिस आई कि मौर्यों के जो प्रशासन का जो केंद्रीकरण के तत्व की बात है उसको 3 सेगमेंट में बांटकर देखा गया, और लास्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह अधिक केंद्रीकृत और एकात्मक राज्य तो था ही। तो कैसे इस बात को शुरुआत करेंगे, आइए देखते हैं। हमको लगता है कि अब तक जितने भी सवाल आए हुए हैं मौर्यों में, मुझे तो ये सबसे अच्छा सवाल लगा। आइए देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। शुरुआत करते हैं। कि मौर्य प्रशासन का सैद्धांतिक आधार, मौर्य प्रशासन का सैद्धांतिक आधार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया। याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने की जरूरत है कि अर्थशास्त्र राजनीति पर प्राचीनतम पुस्तक है, और ये भी जानते रहिए कि अर्थशास्त्र की श्रेणी का कोई दूसरा पुस्तक फिर आगे भी जाकर के नहीं लिखी गई। पूरे गुप्त साम्राज्य में, पूरे एंशिएंट एज में अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक कहीं नहीं लिखी गई। कामंदक नीतिसार जैसे कुछ पुस्तकें हैं भी, लेकिन इसकी कोटि की नहीं है, इसी की नकल है। तो अर्थशास्त्र दिया गया, जिसे व्यावहारिक रूप चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। यह प्रशासन केंद्रीकृत ढांचे का मॉडल रूप था। अब आगे आप लिखेगा कि कौटिल्य ने एक भी प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना नहीं की है जो कि राजा की शक्तियों को मर्यादित करे, यानी उच्च स्तरीय केंद्रीकरण था इसमें। आपको बताऊं, इसके बाद आप लोग केंद्रीकृत ढांचे यानी केंद्रीकरण के तत्व लिखिएगा कि वो कौन से तत्व थे जो मौर्य प्रशासन को एक तरह से एकात्म केंद्र तंत्र के रूप में परिभाषित करते थे, यानी केंद्रीकरण के तत्व लिखिएगा 100 शब्दों में लगभग। आइए देखते हैं किन किन तत्वों को आप लोग ऐड करेंगे। वास्तव में साप्तांग सिद्धांत एक एक लाइन में निपटाना है, ये नहीं कि साप्तांग सिद्धांत ही 200 वर्डों में लिख डालिए। साप्तांग सिद्धांत राजा के 7 अंग हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, और इसमें राजा की स्थिति कूटस्थनीय है। राजा सभी प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र था, याद करिए, प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र था, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो।
सभी अधिकारी राजा के प्रति जिम्मेदार होते थे। क्योंकि प्रत्यक्ष नियुक्ति वही करता था। पदानुक्रम था, वेतन विसंगति था, वेतन अनुक्रम था, विसंगति के जगह पे अनुक्रम लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। वेतनानुक्रम, ये भी केंद्रीकरण का पहचान है। जटिल नौकरशाही थी, कठोर न्याय व्यवस्था, तो ये वो पहलू थे जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन को, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को उच्च स्तरीय केंद्रीकृत शासन के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया। और इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, मेन ओरिजिन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्लियर? लेकिन आपको बताऊं, हमने अपने क्लास में भी डिस्कस किया है, आगे भी हम लोग यहाँ देखेंगे कि वास्तव में अगर आप देखें तो केंद्रीयता के तत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। और वो प्रश्न चिन्ह उठाया किसने? दो लोगों ने उठाया, एस बेंगोल्ड लेविन, एस बेंगोल्ड लेविन, हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, और फुशमैन। इन दो लोगों ने अलग अलग शोध करके बताया कि वास्तव में मौर्य शासन में नाहक ही केंद्रीकरण के तत्वों पर बल दिया गया है। वास्तव में विकेंद्रीकरण के भी तत्व वहां पर क्या थे, मौजूद थे। तर्क समझिए। लेविन साहब का तर्क ये था कि जो भौगोलिक दूरी थी, 1000 किलोमीटर दूर था, 1012 किलोमीटर से कम नहीं होगा, तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्र। और अगर आप घोड़े के सहारे से पैदल सेना लेकर के जाएंगे तो 7-8 महीने लग जाएगा। इनका कहना था कि भौगोलिक दूरी और यातायात संचार की जो स्थिति थी, यातायात संचार की जो स्थिति थी, उसमें ये संभव ही नहीं था कि केंद्रीकरण लाया जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से पे कोई आक्रमण होता है, और क्या वहां का अधिकारी यह वेट करेगा कि मौर्य सेना आ जाए तब हम सामना करें? नहीं। और अगर वो उतनी शक्ति वहां उसके पास अगर होगी तो निश्चित और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि अगर उतनी शक्ति होगी तो वो केंद्रीकृत शासन नहीं होगा, वो अपने निर्णय स्वयं लेगा। ये तर्क था बेंगोल्ड लेविन का। और एस बेंगोल्ड लेविन ने तो यहां तक कहा कि वास्तव में कि पूरे एंशिएंट मेडिवल इंडिया में संभव ही नहीं था कि केंद्रीकृत राज्य बनाया जा सके, संघीय बनाया जा सकता था। क्लियर है? इसके अतिरिक्त फुशमैन ने कुछ और तर्क दिए। फुशमैन का तर्क ये था कि हमें अभिलेखों पर ध्यान देना चाहिए, न कि साहित्यिक स्रोतों पर। बात तो एकदम सही कहा, क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो ज़्यादा प्रमाणिक होते हैं। अभिलेखों में ये फुशमैन ने कहा कि अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया गया, ये तो एकदम प्रमाणित है। तो अलग अलग लिपियों का प्रयोग किए जाने का मतलब है कि क्षेत्रीय परंपराओं को महत्व दिया गया। और अगर क्षेत्रीय परंपराओं को महत्व दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वे केंद्रीकरण के तत्व थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि प्रांत स्तर पर भी विविधता थी। कहीं पर प्रांत प्रमुख को आर्यपुत्र कहा जाता था, तो कहीं पर कुमार कहा जाता था। आर्यपुत्र या कुमार या प्रांतपति कहा जाता था। इनका कहना है कि ये संकेत है कि किस तरह से प्रशासन में स्थानीयकरण था। और ये भी कहा गया कि कहीं न कहीं इसमें सामाजिक विविधता थी, सामाजिक परंपराओं में, सोशल डिस्पैरिटी में सामाजिक परंपराओं में भी अंतर था। राइट?
तो निश्चित रूप से सामाजिक परंपराओं के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो क्षेत्रीय विविधता या सांस्कृतिक विविधता आपको दिखाई देगी। और इन सारे तत्वों को अगर आपने एक साथ लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप लेविन और फुशमैन का नाम याद रखें, रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये कहेंगे कि इन कारकों के संदर्भ में ये माना गया कि वास्तव में एकाश्म में केंद्रीय तंत्र नहीं था बल्कि उसमें विकेंद्रीकरण के भी तत्व मौजूद थे। और आपको बताऊं, इस पे एक अंतिम शोध आया रोमिला थापर का, जो कि केंद्रीकरण की अत्यधिक समर्थक थी, और उन्होंने अपनी पुस्तक में रोमिला थापर मैम ने मौर्य रिविजिटेड पुस्तक का नाम है। और इन्होंने बताया कि वास्तव में हमें अगर मौर्य प्रशासन के प्रकृति को समझना है तो हमें इसको 3 भागों में देखना चाहिए। पहला इन्होंने बताया कोर एरिया, कोर क्षेत्र पाटलिपुत्र के आसपास था और यहां पर उच्च स्तर का केंद्रीकरण था कोर एरिया का। यानी जो कोर क्षेत्र था, क्रोड क्षेत्र था, यहां पर उच्च स्तरीय केंद्रीकरण था, उच्च स्तरीय केंद्रीकरण था, टॉप लेवल का सेंट्रलाइजेशन था। दूसरे स्तर पर इन्होंने कहा कि क्रिसेंटल एरिया, इससे जुड़ा हुआ क्रिसेंटल एरिया था, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र। और जो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र था वो कोर क्षेत्र से लगा था और यहां पर भी सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था, केंद्रीकरण था, लेकिन इसकी तुलना में कम था। और चौथा एरिया जो था, फोर्थ एरिया था, वो बहिर्वर्ती क्षेत्र था। और बहिर्वर्ती क्षेत्र वृत्तीय क्षेत्र, तक्षशिला और सौराष्ट्र। और कहा कि इस क्षेत्रों में लगभग स्वायत्तता थी, यानी यहाँ पर केंद्रीकरण का स्तर जो था वो काफ़ी कम था। और कुल मिलाकर के यह निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही विभिन्न कारकों की वजह से केंद्रीयता में अंतर हो, लेकिन मौर्य प्रशासन का जो मुख्य जोर था वो केंद्रीकरण पर ही था। राइट। तो जो प्रश्न पूछा गया वो आप समझ गए और आपने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट की चर्चा कर ली। राइट। और बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करता हूँ कि जो विभिन्न कीबोर्ड हैं उसका क्या मतलब है। श्योर है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, यूपीएससी 2013 में है। मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, समझिए। कह रहा है कि अशोक के धम्म की संकल्पना जैसा कि उसके अभिलेखों में है, खूब हमने चर्चा की है, आप भी जानते हैं, है ना। अब तो एकदम दिमाग में याद हो गया होगा, आपा सिनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे च, है ना। तो उसकी जड़ें उपनिषद और वैदिक सिद्धांतों में मिलती हैं। एकदम वैदिक युग और मौर्य साम्राज्य का कंपैरेटिव स्टडी है। और आपको बताऊं, अशोक के धम्म नीति की बात ही छोड़ दीजिए, दुनिया में जो भी फिलॉसफी के डेवलप हुए उन फिलॉसफी की मूल बातें आपको उपनिषदों में मिल जाएंगी। और निश्चित रूप से इसीलिए उपनिषदों को दर्शन की पराकाष्ठा कहा गया। अब आप जरा देखें, सोचें, अपसिनवे अल्प पाप बहु कल्याण, बहु कायने बहुत कल्याण। जाहिर सी बात है, पाप और पुण्य की अवधारणा उपनिषदों में विशद रूप से मिल जाएगी आपको। कल्याण के संदर्भ में तो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस लाइन है,
कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो वेदों का शांति पाठ है वो ग्रह, वनस्पति, व्यक्ति, जीवन, हर लोगों की शांति का पाठ है। शांति का पाठ का मतलब हुआ सबके कल्याण की भावना से है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है ना। अहिंसा की बात अशोक की धम्म नीति में कहा गया, और आप जानते हैं कि अहिंसा को उठाने वाला सबसे पहले उपनिषद ही थे, अरण्यक से ही शुरुआत हो जाती है ना। माता पिता की सेवा करना, संयुक्त परिवार की प्रथा में माता और पिता के प्रति बहुत ही आदरणीय बातें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे माना गया कि 10 पिता, एक पिता जो है वो 10 गुरुओं के बराबर होता है, और 10 पिता के बराबर एक माँ का स्थान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि माँ और पिता के प्रति कितने आदर की बात कही गई है। गुरुओं के प्रति आस्था, गुरुओं की सेवा करना, पूरा उपनिषद ही इसी पे डेवलप हुआ है। गुरु और शिष्य की परंपराओं आपसी डिस्कशन से ही शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि जो अशोक की बातें हैं वो कहीं न कहीं धम्म नीति में, धम्म नीति की जो बातें हैं वो उपनिषद के साहित्य में मिल जाता है। हाँ, एक अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो उपनिषदों में जो बातें मिलती हैं उनका मूल स्रोत वैदिक साहित्य है, जबकि धम्म की नीति का जो स्रोत है वो आप ये कह सकते हैं अशोक का अपना अनुभव है, और आप ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों का कुछ उसने सहारा लिया। ये मौलिक अंतर है। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। बस शुरुआत कैसे करना है ये लिखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आइए बताता हूँ। आंसर लिखते हैं। शुरुआती लाइनें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि उपनिषद एवं वैदिक सिद्धांत एवं वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अमूल्य धरोहर हैं। वहीं धम्म की नीति के द्वारा, वहीं धम्म की नीति के द्वारा अशोक ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान की बात कही, एवं नैतिक उत्थान की बात कही। राइट। सूक्ष्मता से देखा जाए तो इनके बीच गहरा तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। यही 4 लाइन आपके लिए कठिन होगा। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया, एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो धम्म के नीति के तत्व हैं और इसका कनेक्शन उपनिषदों से जोड़ लीजिए।
जैसे अहिंसा पर बल है, तो आपको ये लिखना चाहिए कि सबसे पहले उपनिषदों में हुआ। लेकिन ऐसा लिखने के साथ साथ आपको प्रामाणिक एथेंटिक प्रमाण भी देना पड़ेगा, और वो एथेंटिक प्रमाण आपको मिल जाएगा कहाँ पे? मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ जर्जर नौका के समान है, राइट। दूसरी चीज, सत्य पे बल दिया गया। आप देखिए, जो तैत्तरीय उपनिषद है, हमेशा कहा गया सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। माता पिता या बहु कल्याण या अपासिनवे की बात में वो लिख दीजिए, सर्व मंगल की भावना। हो सके अगर याद हो तो आप अगर वो लिख दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया, यही है ना। नहीं याद है कह दीजिए सर हमको नहीं संस्कृत याद है, कोई बात नहीं है। आप कम से कम आप उदाहरण दे सकते हैं, शांति पाठ का दे सकते हैं। शांति पाठ का जो सर्व कल्याण है वो वनस्पतियों, जीवों, जंतुओं सब के लिए है ना। माता पिता की सेवा की बात हमने आपको एक उदाहरण बताई दिया। माता पिता की सेवा पूरा मिल जाएगा। यहाँ तक आपको मिला माता पिता की सेवा, वैदिक साहित्य में, वैदिक वांग्मय में मिल जाएगा। पूरा वैदिक साहित्य में एक संदर्भ आता है कि यदि पिता अनैतिक भी है, बात को सुनिएगा, है ना, यदि पिता अनैतिक भी है तो भी पुत्र को उसकी बात को या उसके आदेश को शिरोधार्य करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप संकेत समझ रहे हैं। माता पिता गुरु का जो संबंध है वो हमने आपको बता दिया। यानी कुल मिला के, अच्छा ये कहने की हमारे ये मतलब ये है, ऐसा भी नहीं है कि एक आध फैक्चुअल बता दीजिए, ये सारे डायमेंशन हैं। 4-5 डायमेंशन को भी अगर आप 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखेंगे तो आराम से 200 शब्द हो जाएगा, और आपके विषय का जो आपके प्रश्न के पूछने का जो मूल उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और आप लिखेंगे कि इस प्रकार जो अशोक के धम्म की नीति के तत्व हैं उनकी जड़ें वैदिक साहित्य में देखी जा सकती हैं, राइट। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि धम्म की नीति का जो प्रणेता अशोक है वो वेदों में विश्वास नहीं करता, वह बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, जबकि वैदिक साहित्य में कही हुई बातें कहीं न कहीं वेदों को अकाट्य प्रमाण मानती हैं। यह एक अंतर भी आपको दिखाई देता है। फिलहाल वैचारिक रूप से देखा जाए तो उसकी जड़ें वैदिक वांग्मय में देखी जा सकती हैं। तस्वीर क्लियर हो गई? हमारे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। मौर्य काल में पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागरीय संसार के साथ भारत के संपर्क की प्रकृति एवं प्रभाव की रूपरेखा तैयार करें। आसान सा सवाल है। पहला 2 प्रश्न है। पश्चिम एशिया, ईरान हो गया, ईरान इराक वाला जो क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जो यूनानी है, के साथ भारत के संपर्क की प्रकृति देखना है एवं प्रभाव। अब देखो, प्रकृति लिखना थोड़ा हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब भी प्रभाव, कारण और परिणाम लिखना हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वही फार्मूला कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, EPCS देख लेना है। 2 है। आइए देखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, पहले तो हम प्रकृति की चर्चा करेंगे, और सिंपल सी बात आप ये लिख सकते हैं, नेचर में शुरुआत कैसे करेंगे कि मौर्य शासकों ने पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागरीय राष्ट्रों के साथ गहराई से संबंध स्थापित किए, है ना। कैसे? आइए देखते हैं।
पहला चीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप जानते हैं कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को भेजा। पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, मेगस्थनीज को भेजा जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। एथेंटिक संपर्क आपको दिखाई दिया। दूसरी चीज अगर आप देखें, बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय में दो संपर्क आपको दिखाई देता है। आपको पूरा लिखना चाहिए, हमने हर जगह बताया है। एक तो जो सीरिया का एंटियोकस था, सूचना दिया था किसने? स्ट्रेबो ने। सटीक लिखिएगा कि स्ट्रेबो ने सूचना दिया है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा। तथ्य आप लोग खूब जानते हैं, इसलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूं। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये परंपरा जारी रही, कॉन्टिन्यूटी। परिवर्तन होगा अशोक के समय में। दूसरा, प्लिनी ने बताया कि मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनेसियस को दूत भेजा। राइट। आप चाहें तो बिंदुसार में एथेनियस का भी उदाहरण दे सकते हैं कि क्या प्रकृति थी। अशोक के समय की बात हम करें तो थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ये आईएएस सवाल पूछता है तो बहुत सोच समझ के पूछता है। अशोक के समय दूत आए नहीं, लेकिन दूत भेजे गए, तो प्रकृति में परिवर्तन हुआ। और 5 यवन शासक थे, 5 यवन शासक थे। डन। नाम यहां लिख दोगे तो सोने पे सुहागा रहेगा। प्रभाव, प्रभाव में तो आप जानते हो मेरा एकदम फार्मूला फिक्स है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल। आइए देखते हैं। यदि हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे तो पाश्चात्य संपर्क बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। और आपको एक स्रोत दे दें, कम से कम बावेरू जातक का नाम मिलता है, बावेरू जातक। और पता चलता है कि बावेरू जातक से पशु पक्षी, खास करके मोर का निर्यात होता था। और भी चीजें थी, लेकिन ये आपने लिखा जो परंपरागत था। पॉलिटिकल में आप देखेंगे कोई खास तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज जरूर आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा वो ये कि जो वैवाहिक संपर्क के बाद एरिया यानी हेरात, आर्कोशिया यानी कांधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, और पेरपेनिसडोई ये क्षेत्र मिले। और याद रखिएगा कि यह भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे मुगल भी नहीं प्राप्त कर पाए, तुर्क भी नहीं प्राप्त कर पाए, ब्रिटिशर से भी परेशान रहे, है ना। कल्चरल और सोशल बहुत कुछ लिखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, इतिहास लेखन, कई यूनानी लेखकों ने इतिहास लेखन किया। दूसरी चीज, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा,
यहाँ आप लिख लीजिए एथेनियस का उदाहरण। एथेनियस ने सूचना दी है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीजें मंगवाई थी, मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। प्रथम 2 चीजें तो मंगवा दिया और तीसरे के लिए उसने कहा कि उसके राष्ट्र का जो कानून है उसे इजाजत नहीं देता। तो यह भी एक सांस्कृतिक परंपरा आपको दिखाई देगा। ईरान से बहुत सारी सामाजिक परंपराएं आई, जैसे दंड के रूप में बाल छिलवा देना, केश प्रक्षालन करना। अगर आप देखिए तो अशोक के लेखों की जो भाषा है उस पर भी प्रभाव दिख सकता है। अशोक के लेखों की भाषा, क्लियर है? तो अशोक के लेखों की जो भाषा है वो उसका प्रभाव भी इस पे पाश्चात्य संपर्क पे दिखाई दे सकता है। श्योर, राइट? तो आपने देखा कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव दिखाई दिया। डन। अगला सवाल है कि अशोक के धम्म के स्वरूप में इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं की विवेचना करें। राइट? तो आप देखिए, ये तो हमको लगता है सबसे आसान सवाल था। इसमें अशोक के धम्म के निहित, इसकी जो फ्रेमिंग होगी, और उस समय सिर्फ 2 ही सवाल आते थे। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे चाहें तो 300 शब्द में भी लिख सकते हैं। और एक बात देखो, हमने आप लोगों को इतना डिसिप्लिन में रखा है, 200 लिखो, 200 लिखो, 200 लिखो, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ोगे तो 500 पहुंचा दोगे तुम लोग। और मुझे बहुत गर्व है, अच्छी बात है, मैं बहुत जल्द ही कुछ बच्चों का आप लोगों के पास भी भेजूंगा कि कैसा लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ज़्यादा प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूँ कि दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। जानते हो ना, अभिभावक, गुरु, टीचर, ये सब बहुत डरते हैं अपने बच्चों से कि कब नालायक निकल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी आई विल शेयर यू, जैसे आपको पता चले ग्रुप में दूंगा कि आप लोग समझिए कि कैसे आइडियल आंसर लड़के लिख रहे हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है इसमें कि सबसे पहले जो फ्रेमिंग होगी वो धम्म के तत्वों की चर्चा करेंगे, है ना? और बेटा पूरे की पूरी बात हम लोग किस पे आधारित रखेंगे? अभिलेखीय साक्ष्यों पे, एपियोग्राफिकल एविडेंस पे देंगे। यानी आप सीधे यहीं से शुरू करोगे कि धम्म क्या है। इस प्रश्न पर अशोक ने स्वयं विचार किया है और उसने यह प्रश्न उठाया है, केयम चु धम्मे, धम्म क्या है? और अभिलेखों में जवाब दिया है, अपासिनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे च। उसकी बात करोगे और फिर ये बताओगे कि अशोक की धम्म की नीति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राइट? डूज एंड डोंट्स लिखोगे, 75 वर्ड हम मान लेते हैं। उसके बाद विभिन्न मतों की चर्चा करोगे, जैसे राजधर्म है, फ्लीट ने कहा, बौद्ध धर्म, सेनाट ने कहा। अब यहां आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उपासक बौद्ध धर्म, भंडारकर साहब ने कहा। सभी धर्मों की साझी संपत्ति, बहुत डिटेल हमने वहां बताया है, वहां का भी आप हेल्प लिखिएगा। साझी संपत्ति, RS त्रिपाठी। राइट? राजकीय उद्देश्यों से प्रेरित, रोमिला थापर। उद्देश्यों से प्रेरित रोमिला थापर। एक एक की समीक्षा करते चलना है। जैसे फ्लीट ने इसे राजधर्म कहा, किंतु राजधर्म क्या होता है? जो कि राज्य के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित होता है, जबकि हकीकत यह है कि अशोक का जो धर्म था वो क्या था?
सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं था, अन्य लोगों के लिए भी था। अगर अन्य लोगों के लिए नहीं होता तो वो अभिलेखों को सार्वजनिक स्थानों पर न करता। बौद्ध धर्म कहा गया और उपासक बौद्ध धर्म कहा गया, इसकी समीक्षा आप करिएगा तो आप लिखिएगा। पहले तो क्यों कहा गया? सेनाट का कहना था कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रेरित था। धम्म की बातें राहुलोवाद सूक्त और सिंहनाद सूक्त में भी मिलती हैं, है ना। इस आधार पर उसने अशोक को धम्म की नीति को बौद्ध धर्म कहा। लेकिन यदि आप सूक्ष्मता से देखें तो इसमें कुछ आपत्तियां भी हैं। जैसे बौद्ध धर्म किसी भी रूप में रहेगा तो कम से कम उसमें चत्वारी आर्य सत्यों का उल्लेख होना चाहिए। अशोक के धम्म नीति में चत्वारी आर्य सत्यों का कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो धम्म की नीति के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने बहुत कुछ किया, लेकिन न तो बौद्ध संघों का सहारा लिया न बौद्ध मठों का सहारा लिया। अगर वो बौद्ध धर्म ही था तो जाहिर सी बात है उसे इन संगठनों का सहारा लेना चाहिए था। इसलिए हम इसे बौद्ध धर्म भी नहीं मानते। जब आप सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहते हैं तो जैसे लगता है कि अपना मौलिक कुछ नहीं है, सब इधर से उधर का, कहीं का तीतर कहीं का बटेर लेकर के जोड़ दिया गया है। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि धम्म नीति जैसी नीति लाने वाला, जो कि जियो और जीनो देव के आधार पर आधारित था, जो कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित था, वो नितांत मौलिक था, साझी संपत्ति नहीं था। राइट। और फिर राज्य के हितों की बात, तो निश्चित रूप से राज्य के हितों का उद्देश्य भले ही रहा हो, लेकिन राज्य के हित तक ही नहीं सीमित था, क्योंकि धम्म नीति के माध्यम से वो बार बार कहता है कि वह प्रजा के नैतिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है ना। और कुल मिलाकर के आप लिखेंगे, वस्तुतः जो अशोक की धम्म नीति थी वो कर्मकांडों से रहित थी, पुरोहितों से रहित थी, एक नैतिक आचार संहिता थी, सर्वजनीन थी, सर्वकालिक थी। और उन सिद्धांतों को अगर हम मान लिया जाए, आज भी अगर हम इन सिद्धांतों को मान लेते हैं तो उसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं बनी हुई है। राइट। तो इसी में आप विवेचना कर देंगे। आसान सा सवाल था। नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की भूमिका का परीक्षण करें। फैक्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है। ट्रैक पे दौड़ा देते हैं, आगे आप लोग काम करिएगा कि मौर्य प्रशासन का सैद्धांतिक आधार शायद आजकल जानते हो, आजकल प्रश्न सीधे लिखा जाता है, मतलब बहुत भूमिका नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है ना, सैद्धांतिक आधार, जिसे व्यावहारिक रूप चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। इतना तो लिखोगे ही लिखोगे। आगे आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र में, देखो हमसे छूट जाए, हमको एग्जाम नहीं देना, आपसे नहीं छूटना चाहिए। जब भी अर्थशास्त्र लिखें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्तर पर 18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा है। अब छोड़ रहा हूं आपको, एक लाइन और लिखिएगा। इसमें चर्चा है जिसमें से तीर्थ कैबिनेट मंत्री की तरह से होते थे और अध्यक्ष अधीनस्थ अधिकारियों की तरह से होते थे। इन 26 अध्यक्षों में हम ये नहीं उम्मीद आपसे करते हैं कि आप सारे अध्यक्षों को लिखेंगे, न ढींगा मुस्ती करने की जरूरत है, प्रीलिम्स नहीं है।
लेकिन जो प्रमुख प्रमुख हैं जैसे पणयाध्यक्ष है, संस्थाध्यक्ष है, विविताध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष है, स्त्रियाध्यक्ष है, इन सारे अध्यक्षों के बारे में आपको लिखना चाहिए। लक्षणाध्यक्ष है ना। और आप लास्ट में लिखेंगे कि इन अध्यक्षों के द्वारा अर्थशास्त्र में या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखा गया। श्योर, दैट्स ऑल, फैक्चुअल पार्ट है। आइए अब यूपी पीसीएस के सवाल यहाँ से शुरू हो गए। आप देखोगे कि यूपी पीसीएस के सवाल बहुत एनालिटिकल नहीं हैं, सीधे सीधे हैं। जैसे मौर्य प्रशासन की प्रकृति एवं ढांचे का विश्लेषण करिए। तो आप जानते ही हैं कि हमने चर्चा कर ही लिया, प्रकृति पे बहुत चर्चा किया है, लेकिन यहाँ स्पेशली स्ट्रक्चर और ढांचे की प्रकृति की बात कर रहा है। तो आप सीधे वही शुरुआत करिएगा कि किस तरह से मौर्य प्रशासन का जो नींव है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया है ना। और फिर आप वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर लिखिएगा। जो फिगर आपको यहाँ पे बनता है, आपको बता दूं, नीचे से ग्राम संग्रहण, देखिए सबसे निचली इकाई ग्राम थी, ग्राम के ऊपर संग्रहण थी, संग्रहण के ऊपर खारवाटिक थी, खारवाटिक के ऊपर द्रोणमुख था, द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय था, स्थानीय के ऊपर मंडल था, मंडल के ऊपर प्रांत था, प्रांत के ऊपर राज्य था। वहाँ हमने आपको बताया है इनके अधिकार। यहाँ पे मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद में आपने देखा कि 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष थे। राजा प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। ठीक है, सारे अधिकारियों का नाम लिख करके एक एक लाइन, दो दो लाइन लिखने की जरूरत है। ये ढांचा हो गया। उसके बाद आप यहीं पे थोड़ा सा टैक्सेशन का भी स्ट्रक्चर लिखेंगे, प्रमुख टैक्सों की चर्चा करेंगे, थोड़े से न्याय व्यवस्था की चर्चा करेंगे कि कैसे कठोर न्याय व्यवस्था रखी गई थी। श्योर। और इस सब के लिए आपके पास 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं है। और आपको बता दूं कि जो 100 वर्ड्स है जो आप फिगर में यहाँ लिखते हैं वो नहीं माना जाता है। 100 वर्ड्स में फिगर नहीं गिना जाएगा, 100 शब्द में आपको ये लिखना है। और फिर जब आप प्रकृति की बात करेंगे तो केंद्रीकरण का तत्व, विकेंद्रीकरण का तत्व, कल्याणकारी राज्य, वो तीनों चारों पांचों पहलुओं को आपको यहाँ पे लिखना है, जिसकी चर्चा हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, 100 शब्द वहां से हो जाएगा। तो आसान सा सवाल था। आपको एक ही चुनौती इसमें आ सकती है, वो चुनौती ये आ सकती है कि आपको ये बात लग सकता है कि सर मैटर ज़्यादा हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब आप लिखेंगे समेटना सीखिए। जब कभी मैटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बिंदुवार हो जाइए एक आध सवालों में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड राइटिंग होती है पैराग्राफ राइटिंग, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ हो, स्पष्ट शुरुआत हो, अंत प्रभावी हो। ये सब लक्षण हैं आदर्श उत्तर के, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसे जब बिंदुवार कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिलहाल एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विवरण करें। अब कम से कम इसको तो हमको नहीं बताना चाहिए, आराम सा सवाल है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां ही मुख्य हैं, प्रशासन को थोड़ा सा हल्का सा टच कर देने की ज़रूरत है। कैसे सेल्यूकस से युद्ध हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे उसने किया, उसके बाद पश्चिम भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, है ना।
और कैसे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया, उस पहलू को यहाँ पे लिख देने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये बात जब आप लिख देंगे कि चंद्रगुप्त की मौर्य की उपलब्धि इस मामले में और भी विशिष्ट बन जाती है जब आप ये देखते हैं कि उसका कोई राज खानदान से कोई संबंध नहीं था। शुरुआत में ही लिख देते हैं, तो शुरुआत हम करवा भी देते हैं, एक बार लिख देते हैं। आगे आप लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि भारत का प्रथम थोड़ी सी आपको चुनौती लिख सकते हैं, लेकिन लिखा जा सकता है, अखिल भारतीय साम्राज्य था। लगभग तो था ही, अखिल भारतीय साम्राज्य था। ब्रैकेट में बहुत एग्जैक्ट लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सुदूर दक्षिण और पूर्वोत्तर को छोड़ करके, तो क्लियर हो जाएगा। लिखिए, उसी में लिखते हैं साम्राज्य था, चाहे फुल स्टॉप कर दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि और भी विशिष्ट लगती है जब यह सूचना मिलती है, विशिष्ट लगती है या विशिष्ट हो जाती है जब उसका और भी विशिष्ट हो जाती है जब यह सूचना मिलती है, अपने हिसाब से भी लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है यही लिखें, कि वह सामान्य कुलोद्भव था, सामान्य कुल का था। अब इसके बाद हमने आपको छोड़ दिया, आप राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिएगा। याद रखिएगा कि यथासंभव पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग करें, और नहीं तो फिर साहित्यिक साक्ष्यों का प्रयोग करिए, ठीक है। और आप देखें कि लगभग यही प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर टिप्पणी करिए। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत सारे सवाल हुए, आप आराम से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपने देखा कि यूपीपीसीएस के जितने भी सवाल हैं वो जो हमने डिस्कस किया उसी के अंदर ही हैं। कुछ अन्य सवालों को पे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करिए। कुछ सवाल हम आपको और होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। पहला तो यही कि अभिलेखों के आधार पर अशोक के या मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करें, फैक्चुअल ज़्यादा है ये भी। दूसरा, कभी ये पूछा जा सकता है कि मौर्यों की विदेश नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों का विश्लेषण करें, राइट। कभी ये पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें, धम्म नीति कहाँ तक जिम्मेदार थी। तो क्लासेज में हमने सब इसको डिस्कस किया है, लेकिन आप सभी लोग जो है इसको देख रहे हैं, इस लेक्चर को पब्लिक में इसीलिए कर रहा हूँ कि अन्य विद्यार्थी भी हमारे जो इस बैच से नहीं जुड़े हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। और अंत में मैं सब आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों की फ्रेमिंग करें, अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर लिखें। याद रखिएगा, मेंस एग्जामिनेशंस में आपका लिखा हुआ ही वहाँ पहुँचता है, आपका ज्ञान, आपका तथ्यात्मक सूचनाएं नहीं पहुँचती हैं। तो प्रैक्टिस किए रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एपिसोड में। थैंक यू।